नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित और अनिका अब तक यहाँ पर दिल्ली में आ गए थे और यहाँ आने के बाद अभी वो इंस्पेक्टर अब्बास और उसकी पूरी टीम के साथ अब अपनी मीटिंग कर रहे थे। अनिका यहाँ पर अब उन्हें एक वीडियो दिखाती है और वो कहती है हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। तो अब यहाँ पर निखिल कहता है अगर हमें एंटीडोट के ऊपर अभी हमें ध्यान देना है तो पहले हमें उस जहर से इन्फेक्टेड लोगों के ब्लड का सैंपल लेना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर ही हम एंटीडोट बना सकते हैं। शायद हमें इसमें किसी भी तरह से कोई भी सफलता मिल जाए। अगर हम जल्द से जल्द इसका एंटीडोट बना पाए तो शायद हम इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। इधर निखिल की इस बात पर अनिका एक गहरी सोच में चली जाती है कि क्या उसकी माँ भी तो जरूर इस एंटीडोट को बनाने में ही लगी हुई होगी, लेकिन क्या उसकी माँ इसे बना पाई होगी या नहीं। इधर एक तरफ जहां पर अनिका ये सब सोच रही थी तो वहीं इधर दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल के घर में यहाँ पर करण गुलेरिया और अंजलि मल्होत्रा अभी भी उसके घर में ही थे, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा ने यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया था कि किस तरह से राहुल, आलिशा ये सब कितने परेशान हो रहे थे और बाकी सारे काम तो वो कर ही रहे थे दोनों मिलकर, लेकिन उन्हें यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आलिशा को ज़्यादा कुछ न आने की वजह से सारा का सारा प्रेशर यहाँ पर राहुल के ऊपर था। इसलिए अब उनको देखकर अब अंजलि मामी किचन में जाकर अब वहाँ पर अपना काम करने लगती है। अंजलि मामी ने यहाँ पर 2 टाइम का उन लोगों के लिए खाना बना दिया था। इधर जब अंजलि मामी यहाँ पर खाना बना रही थी तब तक यहाँ पर राहुल भी नीचे हॉल में आता है। जैसे ही राहुल हॉल में आता है तो उसे अब यहाँ पर अच्छे से खाने की खुशबू आती है। इस खाने की खुशबू को सुनकर अब राहुल सीधा ही किचन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा किचन में उन लोगों के लिए खाना बना रही है। राहुल ने सोचा कि आलिशा तो हर बार खाने को जलाती है, तो जरूर आलिशा तो खाना बना नहीं रही होगी। रानी साहिबा को तो वो सब आता नहीं है, तो आखिर कौन है जो इस वक्त खाना बना रहा है। और इधर ये सोचते हुए वो जब किचन में जाता है तो सामने अंजलि मल्होत्रा खड़ी हुई थी। अंजलि मल्होत्रा को देखकर अब यहाँ पर राहुल कहता है आंटी आप क्यों परेशान हो रही है, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगा। इधर राहुल की इस बात को सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर मैं जाने से पहले यहाँ पर अपने बच्चों के लिए खाना बना कर जाऊंगी। तो वो क्या है ना कि माँ जब अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो उसको एक अलग से ही सुकून मिलता है। इसलिए मेरी तो आदत है, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपका कोई बाकी का काम और भी बचा हुआ है तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज आज आप रेस्ट कीजिए। वैसे भी मैं तब से आई हूँ, मैं देख रही हूँ आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अंजलि मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है थैंक यू सो मच आंटी, यू आर सो स्वीट। वैसे हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं, मेरा काम थोड़ा सा तो बढ़ चुका है। अब राहुल की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है तो ठीक है, फिर अभी आप हॉल में जाओ और अपना थोड़ा सा आराम करो, तब तक मैं वहीं पर ही खाना लेकर आती हूँ। इधर अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब राहुल कहता है नहीं आंटी, मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ चॉपिंग में, या अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। वो क्या है ना, तो अकेले के लिए तो आपका भी काम बढ़ जाएगा। राहुल की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है नहीं मैं हूं ना बेटा, अब जाओ और जाकर अभी आराम करो, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है इन दोनों के साथ रहते रहते आपको आराम तो मिलता ही नहीं होगा, इसलिए अभी आप जाओ। इधर उसकी ये बात सुनकर अब राहुल वहां से हॉल की तरफ बढ़ जाता है। तो इधर अंजलि मल्होत्रा अब यहाँ पर खाना बनाने के लिए लग जाती है। इधर अब तक यहाँ पर आलिशा भी आ चुकी थी। आलिशा जब वहाँ पर आती है तो आलिशा देखती है सच में किचन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब यहाँ पर आलिशा भी किचन की तरफ बढ़ जाती है तो अंजलि मल्होत्रा को खाना बनाता हुआ देखकर अब आलिशा भी कहती है वैसे आपको क्या ज़रूरत थी, हाँ हम बना लेते ना, आप यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आई थी।
आलिशा की ये बात सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, हाँ हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि आप कर लेते। सच में बेटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से कहाँ एक महल की रानी हुआ करती थी और कहाँ अब ऐसे नॉर्मल लाइफ में इस तरह से सेट होना पड़ रहा है। सॉरी बेटा, लेकिन मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही यहाँ पर रानी आलिशा अब यहाँ पर उन्हें कहती है, नहीं आपको वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा, इवन क्योंकि हमें भी अब कम से कम यहाँ पर लाइफ के बारे में एक अनुभव तो हो रहा है कि हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था कि एक समय हमारी लाइफ में ऐसा आएगा कि हमें ऐसे एक नॉर्मल इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अब सच कहूँ तो ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह रहकर अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट मैं यहाँ पर मेरे पास ये एक्सपीरियंस तो हो रहा है कि आखिर नॉर्मल इंसान जो यहाँ पर मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग कर पाते हैं, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, वो कैसे अपने डेली के काम कैसे करते हैं, लाइक यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन ये सब, और साथ के साथ अपने कपड़े भी। सच में, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे। आलिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी अब अपने एक हाथ को आलिशा के चिक पर रखती है और कहती है, हाँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, और ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगी। गॉड ब्लेस यू, भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करे। यहाँ पर आलिशा को यह आशीर्वाद देकर अब यहाँ पर अंजलि मामी फिर से अपने काम में लग जाती है। तो भी आलिशा यहाँ पर कहती है कि आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए? देखिए, वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैं थोड़ी बहुत तो मदद आपकी कर ही सकती हूँ। आलिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, नहीं बेटा, रहने दो, अभी तो मैं ही काफ़ी हूँ, मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पर आलिशा कहती है, तो ठीक है, अब करण अंकल कहाँ हैं? जैसे वो यहाँ पर करण की पूछती है, तो यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, मैं जब इधर आई थी तो वो हॉल में ही थे, शायद कहीं वो धीरज के रूम में उससे मिलने के लिए तो नहीं गए हैं, एक बार जाकर चेक कर लो। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर इधर आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो इधर अंजलि मामी भी अब यहाँ पर खाना बनाने के लिए लग जाती है। एक तरफ जहाँ पर लंदन में ये सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ यहाँ पर मनाली में शाम होने को ही थी। धीरे धीरे यहाँ पर रात का अंधेरा हर तरफ फैलता जा रहा था। इधर स्वाति मल्होत्रा की गुफा में स्वाति भी यहाँ पर यही सब सोच रही थी कि कैसे उस आदमी को रोका जाए जो कि यहाँ पर जहरीली गैस यहाँ पर फैलाता जा रहा था, जिसका असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा था। इसलिए स्वाति ने भी यहाँ पर फाइनली डिसाइड कर लिया वो अब उसे ही कुछ करना होगा। इसलिए स्वाति ने अब अपनी वही रोबोटिक सूट पहना हुआ था जो उसने अनिका और उसकी टीम के लिए कॉलेज मिशन में बनाया था। ये वही सूट था जो यहाँ पर किसी भी जहरीली गैस को 15 मिनट तक रोकने की क्षमता रखता था। इसलिए सूट को पहनकर स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर रेडी हो गई थी। तो वहीं अब आकांक्षा और रैनी भी रेडी थे, क्योंकि स्वाति को इस तरह से रेडी होता हुआ देखकर अब आकांक्षा और रैनी ये दोनों भी रेडी हो गए थे कि अब उन्हें बाहर जाकर उस शख्स को रोकना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर और भी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए। अब यहाँ पर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा की नज़र अब आकांक्षा और रैनी पर जाती है, तो उन्हें देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आकांक्षा, एनी, तुम दोनों भी रेडी हो? अब यहाँ पर इस बात को सुनकर अब आकांक्षा कहती है, हाँ हम तो पहले से ही रेडी हैं, और आप देखो, मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। हम रोबोट हैं, हमारे ऊपर उस शख्स की जहरीली गैस का कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन आप एक ह्यूमन हैं, इसलिए आपका यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आकांक्षा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, मुझे पता है आकांक्षा, और इसीलिए उससे बचने के लिए मैंने ये सूट पहना है।
अब आकांक्षा वो सूट को अच्छी तरह से देखती है और अब वो कहती है, मुझे मुझे अच्छी तरह से पता है स्वाति मल्होत्रा, ये वही सूट है जो बस केवल 15 मिनट तक ही किसी गैस से आपको बचा सकता है। सोचो, अगर वहाँ पर 15 मिनट से थोड़ा सा भी समय ज़्यादा हुआ तो वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं तो अभी कहूँगी कि आप यहीं पर ही रहिए, वहाँ पर मैं और रैनी हम दोनों जाकर देखते हैं और संभालने की कोशिश करते हैं। आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मुझे पता है आकांक्षा, और हाँ, ये ईयरपीस तुम सभी अपने अपने कानों में लगा लो ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी बात हो हम एक दूसरे के साथ कर सके। और ये कहते हुए ही वो यहाँ पर जॉन की तरफ देखती है, और अब जैसे ही वो जॉन की तरफ देखती है तो जॉन भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात था। और अब यहाँ पर वो जॉन से कहती है, जॉन तुम मेरे साथ ही रहोगे, देखो आकांक्षा और रैनी तो वहाँ पर जा रही है, लेकिन तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर जॉन कहता है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। वैसे आप भी ज़्यादा वक्त तक एयर के कांटेक्ट में मत रहिएगा मैडम, इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। देखिए, हमें कुछ नहीं होने वाला, आप ये सारी चीज़ें हम तीनों पर छोड़ दीजिए। जॉन की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मुझे अच्छी तरह से पता है जॉन तुम लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम लोग भी समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें बस अब अपने काम को किसी ना किसी तरह से करना है। और हाँ, एनी और आकांक्षा तुम दोनों भी 15 मिनट तक उनके साथ फाइट करना। देखो, 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी फाइट नहीं करना, ध्यान रहे कि तुम्हें उसके साथ करना क्या है। देखो, अगर तुम लोगों ने उसके साथ 15 मिनट से ज़्यादा फाइट की तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि तुम दोनों कोई ह्यूमन नहीं हो। इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारे दुश्मनों को किसी भी तरह का आभास हो कि हमारे पास रोबोट हैं, और इसीलिए बस 15 मिनट ही, और इन 15 मिनट में ही तुम्हें अपना काम करके वापस आना है जो तुम वहाँ पर करने जा रही हो। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही वो दोनों भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है, क्योंकि उन्होंने भी यही सूट पहना हुआ था ताकि इसमें किसी को भी देखकर कुछ भी पता ना चले कि आखिर इसमें कोई रोबोट है या कोई ह्यूमन है। और वो दोनों ही यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब वहाँ से गुफा से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। इधर जैसे ही वो दोनों यहाँ पर गुफा से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर उनके निकलते ही वो गुफा के सामने अब एक पत्थर को हटाते हैं, तो वहीं अब बूढ़े बाबा और स्वाति मल्होत्रा अब खुद को उस रोबोटिक सूट पहनकर अब यहाँ पर खुद को सेव कर लेते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के साथ साथ यहाँ पर बूढ़े बाबा ने भी इसी सूट को पहना हुआ था, तो क्योंकि उन्हें पता था उन्हें किसी भी सिचुएशन में यहाँ इस गुफा से निकलना पड़ सकता है। इधर एनी भी अब जल्दी से वहाँ पर अब उस पत्थर को फिर से रख देती है, जिस पत्थर को उन्होंने अभी यहाँ से बाहर निकलते हुए हटाया था। और वो दोनों जब बाहर निकल जाते हैं तो वहीं अब उनके जाने के बाद अब बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम हम इस गुफा को कैसे उस जहरीली गैस से रोकेंगे, क्योंकि ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती है कि ये गैस तो यहाँ पर अब सब जगह फैल ही चुकी है, और तब क्या होगा जब वो गैस यहाँ पर इस गुफा में भी आ जाएंगी। इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पता नहीं राघव, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जहरीली गैस का एंटीडोट हमें कहीं आसपास ही मिलेगा। सच में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात का मुझे अभी कोई भी अंदाजा नहीं है। मैं भी बस यही सब सोच रही हूँ। इस गुफा के साथ साथ मुझे ये भी सोचना है कि आखिर इसका एंटीडोट बनाएं तो बनाएं कैसे, क्योंकि बिना एंटीडोट के तो ना तो हम किसी को बचा सकते हैं और ना ही हम इस हवा को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इसका एंटीडोट हमारे आसपास ही है, लेकिन ज़रूरत है उसे हमें ढूंढने की, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके एंटीडोट ना मिले। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब जॉन कहता है, बॉस बी केयरफुल, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो अगर हम उस एंटीडोट को ढूंढने के लिए बाहर गए या हमने उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की तो ये हमारे लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम भी फिर उस जहरीली गैस के संपर्क में आ जाएंगे। और वैसे भी ये सूट हमें 15 मिनट तक ही बचा पाएगा, तो मुझे नहीं लगता हमें ये रिस्क लेना चाहिए। अभी वहाँ पर रैनी और आकांक्षा गई हैं, तो एक बार हमें उन दोनों के आने का वेट करना चाहिए। हो ना हो वो जरूर अपना काम करके वापस आएंगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है।
इधर राघव की यह बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा के हाँ में अपना सिर हिलाती और अब साथ के साथ कहती है, राघव तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अभी वो यहाँ पर राघव को अब कहती है कि तुम पहले जाओ और सिस्टम को ऑन करो। आखिर हम भी तो देखे कि एनी और आकांक्षा अपना काम कैसे कर रही हैं, क्या वो अपने काम को करने में सक्सेस हुई या नहीं, जो कि हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग सोचा था। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने ये कहा तो इससे पहले कि राघव वहां पर पीसी की तरफ जाता तभी जॉन जो कि अभी सिस्टम के पास ही खड़ा था, जॉन अभी उस सिस्टम को सबसे पहले ऑन कर देता है। जैसे ही जॉन ने यहाँ पर सिस्टम को ऑन किया तो यहाँ पर राघव, स्वाति और जॉन तीनों की ही नज़र अब सामने की स्क्रीन पर ही थी। वो तीनों काफ़ी बेताब थे ये देखने के लिए कि क्या एनी और आकांक्षा अपना काम कर पाई हैं। इधर जहाँ जहाँ एनी जा रही थी वो लोकेशन अब यहाँ पर स्वाति को साफ साफ दिखाई दे रही थी। जिस रास्ते से एनी गुजर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एनी और आकांक्षा अब यहाँ पर एक हाई जंप करती हैं। जैसे ही वो हाई जंप करती हैं तो एक हाई जंप करते हुए ही वो दोनों भी यहाँ पर नीचे मनाली की तरफ देखते हैं। तो उन्हें यहाँ पर जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पर उस लोकेशन पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर अब वो यहाँ पर एनी और आकांक्षा दोनों ही समझ जाते हैं, हो ना हो ये वही आदमी है जिसने इस गैस को यहाँ पर पूरे के पूरे मनाली में फैलाया है, जिसने मनाली को इतना सांस लेने के लिए भी मजबूर कर दिया है। और ये सब सोचकर वो दोनों एक पल के लिए तो एक दूसरे को देखती है और एक दूसरे से इशारा करने के बाद वो दोनों अब सीधा ही नीचे की तरफ जंप कर जाते हैं ताकि वो भी शख्स के साथ लड़ाई करें। और इसके बाद वो दोनों यहाँ पर जैसे ही नीचे जंप करती हैं तो क्योंकि वो आदमी अभी इनसे थोड़ा सा दूर था इसलिए वो यहाँ पर रन करते हुए दौड़कर वो उस आदमी की तरफ भागने लगती हैं ताकि वो यहाँ पर उसे फाइट करने के लिए ललकार सकें। इधर यहाँ पर इस रहस्यमयी जंगल में यहाँ पर एक लैब बनी हुई थी। ये जंगल सच में बहुत ही रहस्यमयी था और इस लैब में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि नेत्रा थी। नेत्रा यहाँ पर इस लैब के थ्रू आसपास जो भी कुछ हो रहा था उस पर अपनी नज़रें बनाई हुई थी। नेत्रा ने भी अभी अपनी नज़र यहाँ पर मनाली के हर एक कोने पर रखी हुई थी कि आखिर मनाली में कैसी सिचुएशन है, उन्हें कितनी और गैस रिलीज करनी है और यहाँ पर कहीं कोई दुश्मन उनके आसपास नज़र तो नहीं आ रहा। हालांकि नेत्रा को पूरा विश्वास था कि ये गैस इतनी जहरीली है उसके दुश्मनों में से कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उसे पता था जैसे ही वो इस गैस के संपर्क में आएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए उसके चेहरे पर यह स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक आकांक्षा और एनी ये दोनों ही अभी उस आदमी के सामने आ जाती है। अब जैसे ही यह दोनों इस आदमी के सामने आती है तो वो अब आदमी उन दोनों को देखकर अब हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुम दोनों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, हाँ तभी तो तुम दोनों यहाँ पर मेरे सामने आई हो। इस बात पर अभी यहाँ पर आकांक्षा और एनी दोनों अब बिल्कुल ही खामोश हो जाती हैं क्योंकि वो जानती थी उन्हें यहाँ पर इससे बात नहीं करनी है। ये इनका एक साइलेंस कोड था। वो एक पल के लिए तो एक दूसरे को देखती हैं और इशारों में बातें करने के बाद अब वो यहाँ पर डिसीजन लेती है कि उन्हें क्या करना है। इधर उन दोनों को कुछ भी बोलता हुआ ना देखकर अब इस आदमी को इन दोनों के शक हो जाता है और उन्हें ऐसे देखकर अब वो आदमी अब उनके ऊपर अटैक करने लगता है। इस शख्स ने जैसे ही इन दोनों के ऊपर अटैक किया तो वहीं उसके अटैक करने से आकांक्षा और एनी भी अब उस अटैक से तो वो अपना यहाँ पर डिफेंस कर लेते हैं। लेकिन अब ये समझ चुके थे कि अब उन्हें इसके साथ फाइट करनी होगी क्योंकि इसके साथ फाइट करने के लिए बाद ही उसे इसकी किसी न किसी कमजोरी के बारे में तो पता चलेगा, क्योंकि जब तक उन्हें इसकी किसी भी कमजोरी के बारे में पता नहीं लगता तब तक शायद वो इससे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो दोनों भी यहाँ पर उसकी फाइट का जवाब दे रही थी। इधर जब यहाँ पर एनी और आकांक्षा इस आदमी के साथ लड़ रही थी तो जब नेत्रा की नजर इन दोनों के ऊपर गई, जब नेत्रा ने यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर इन दोनों को देखा तो नेत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि नेत्रा को अच्छी तरह से पता था कि जो भी शख्स के साथ फाइट करेगा उसके बाद यहाँ पर क्या अंजाम होगा। और नेत्रा एक पल के लिए तो हैरान होती है कि आखिर ये दोनों कौन हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो कहती है,
लगता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ये स्पेशल डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत तो वो स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग ही कर सकते हैं जितना वो हर बार हर एक प्लान में करते हैं। लेकिन इस बार इनकी ये हिम्मत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे इस बार का जवाब इन लोगों के भी पास नहीं है। खैर वो यही जाने, क्योंकि अब ये दोनों जिंदा तो बच नहीं सकते। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जितनी बार भी उस आदमी को मारेंगे उतनी बार ही इसकी गैस और भी बढ़ती जाएगी और उतनी ही ज़्यादा पावर के साथ ये यहाँ पर इस हवा को और भी जहरीली करता जाएगा, जिसके बाद तो यहाँ पर इनका मरना पूरी तरह से तय है। ये तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है। अच्छा हुआ कम से कम कोई तो इसके साथ फाइट करने के लिए आया। अब मजा आएगा। मैं भी तो देखूं कि अब ये यहाँ पर अपने ही हाथों से इस मनाली को और भी जहरीला बना रहे हैं। ये कहते हुए ही अब नेत्रा यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि उसे पता था कि इस शख्स जो यहाँ पर इन्होंने बनाया था इसके ऊपर जो भी फाइट करेगा तो वो यहाँ पर फाइट के दौरान जितना थकेगा, जितना सांस लेगा, उतनी ज़्यादा ही यहाँ पर ये जहरीली गैस वो रिलीज करता जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा, राघव और जॉन ये सभी अभी अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे थे। स्वाति मल्होत्रा ने जैसे ही यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जितने अटैक यहाँ पर एनी और आकांक्षा इस आदमी के ऊपर कर रहे थे उन अटैक का इसके ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर ये गैस और भी बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर तो अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से जॉन से कहती है, जॉन चलो जल्दी से हमें उन दोनों को रोकना होगा, वरना अगर एनी और आकांक्षा उसके ऊपर वार करती रही तो कुछ ही देर में पूरा का पूरा मनाली यहाँ पर तबाह हो जाएगा और उसके बाद तो न जाने इंडिया में भी क्या ही सिचुएशन होगी। अब तक तो क्योंकि ये गैस धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन अब देखो इसकी स्पीड कितनी तेज हो गई है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब जॉन कहता है, बॉस लुक दैट अ मिस्टीरियस ट्रायंगल शेप्स फॉरेस्ट, समथिंग इज रॉन्ग देयर। तभी यहाँ पर जॉन अब स्वाति मल्होत्रा को उस जंगल की तरफ देखने के लिए कहता है, जो कि उसे यहाँ पर ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा था। जॉन की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ जॉन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं भी बस इसी बारे में ही बात कर रही हूँ। सच में ये जंगल बहुत ही रहस्यमयी है। ये सुनते ही यहाँ पर जॉन कहता है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों को यहाँ पर लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं एनी और आकांक्षा को ये सब बताता हूँ कि वो जितनी बार ये सब कर रही हैं हमारे लिए सिचुएशन और भी खराब हो रही है, इसलिए आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए ही यहाँ पर जॉन अब भागते हुए ही अब यहाँ पर उस गुफा से बाहर निकल जाता है। तो वहीं अब जैसे ही जॉन यहाँ से जाता है तो जॉन के जाने के बाद अब बूढ़े बाबा फिर से उस पत्थर को फिर से गुफा पे लगा देते हैं और अब बूढ़े बाबा कहते हैं, मैडम अब क्या होगा? अब हमने तो सोचा था कि अगर एनी और आकांक्षा वहाँ पर उससे फाइट करेंगे वो जरूर उसकी किसी न किसी कमजोरी को तो पता कर आएंगी, लेकिन यहाँ तो हमारा प्लान ही उल्टा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये सब कैसे बचाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर राघव की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, राघव देखो पैनिक मत करो, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो होता ही होता है। इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर है, लेकिन हाँ फर्क इतना है कि अभी तक हमें उस सॉल्यूशन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि बस जल्द से जल्द जॉन उन दोनों को यहाँ पर लेकर आ जाए, ताकि ये गैस जितनी स्पीड से फैल रही है वो एटलीस्ट थोड़ी स्पीड से फैले। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अब वहाँ पर उस गुफा में रखी हुई अब एक बुक को ढूंढने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को तभी यहाँ पर एक बुक की याद आती है कि जरूर उस बुक के द्वारा तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। और उसके मन में भी यहाँ पर उस बुक को ढूंढते हुए यही चल रहा था, क्या वाकई में उस आदमी का इस रहस्यमयी जंगल से कोई कनेक्शन है? क्योंकि एक तो ये जंगल ही इतना रहस्यमयी है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, ऊपर से ये शख्स। लेकिन
क्या जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा शक सही निकला तो मुझे यहाँ पर सभी को फिर अलर्ट करना होगा। अगर आने वाले कुछ समय में के अंदर हमें कुछ नहीं किया तो ये हम सभी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये जंगल अब सच में मुझे भी सही नहीं लग रहा। इधर जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ये सब सोच रही थी तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली में गुलेरिया हाउस में बने हुए बेसमेंट के अंदर यहाँ पर एक लैब बनी थी, जिस लैब में यहाँ पर राजीव गुलेरिया भी अपने एक्सपेरिमेंट पर ही लगा हुआ था। राजीव गुलेरिया यहाँ दिन रात इसी अपने काम पर ही लगा हुआ था, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर उसे इसे काम को करना था। जब से राजीव गुलेरिया ने मनाली की सिचुएशन को देखा था तब से राजीव गुलेरिया ने सोच रखा था कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और इसलिए वो इस जहरीली गैस के खिलाफ अपना एंटीडोट बनाने के लिए लग गया था। राजीव गुलेरिया ने यहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था, इसलिए राजीव को थोड़ा बहुत अंदाजा तो था और इसलिए वो स्वाति को मिस जरूर कर रहा था। लेकिन उसे पता था कि स्वाति की याददाश्त अभी नहीं है, तो इसलिए उसने अकेले ही ये सब करने की सोची। हालांकि ये करना उसके लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी दिन रात एक करके वो यहाँ पर अपने इस काम में लगा हुआ था। इधर जहाँ एक तरफ राजीव अपने काम में लगा था तो वहीं उस लैब में दूसरी तरफ वहाँ पर महेंद्र पीरामल सो रहे थे। और इधर यहाँ पर कुछ देर के बाद जैसे ही यहाँ पर राजीव का एक्सपेरिमेंट होता है तो वह यहाँ पर राजीव यहाँ पर अब जोर से कहते हैं फाइनली मैंने कर दिया। अब यहाँ पर राजीव ने जैसे ही जोर से ये बात कही तो राजीव की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर जो कि महेंद्र अभी सो रहे थे, ये बात अब उसके कानों में भी चली गई थी, क्योंकि ये बात कहते हुए राजीव ने बड़ी जोर से कहा था, काफी एक्साइटमेंट के साथ कहा था। जैसे ही महेंद्र के कानों में ये बात गई तो वो जल्दी से अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही कहते हैं, एक बार फिर से डबल चेक कर ले राजीव, काफी वक्त से तू बस यही बोलता जा रहा है। अरे जब भी मेरी आंखें बंद हो रही है तभी तू कूदने लगता है, हो गया। लेकिन जैसे ही फिर मैं एक्साइटमेंट के साथ उसे देखता हूँ तो फिर तू थोड़ी देर में ही कहता है नहीं हुआ। देख राजीव, प्लीज इस बार नहीं, मुझे थोड़ी देर तो आराम करने दे। अरे तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? हाँ, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं तो तेरे लिए यहाँ पर जीने मरने के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन तू तो मुझे आराम से सोने भी नहीं दे रहा।